तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज, हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज और आज हम आपको एक लड़की की सिहरन महसूस करवाएंगे ताकि 6 महीने पहले फना हुई श्रद्धा की आत्मा को शांति मिल सके। श्रद्धा के जालिम हत्यारे प्रेमी आफताब की दरिंदगी जन जन को बताएंगे और साथ ही उस कातिल पैटर्न की भी बात करेंगे जो हमसे छिपा नहीं है लेकिन अब आम हो गया है। जन जन की आवाज में आज भारत की वैश्विक पटल पर बुलंद होती आवाज से भी आपकी तस्दीक कराएंगे। वो आवाज सुनाएंगे जो देश को मजबूत कर रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज जैकलीन की आजादी की खबर बाहर आई। कोर्ट ने जैकलीन को जमानत देकर उन्हें अदालतों के चक्कर काटने से छुट्टी दे दी है। वहीं सपा के गढ़ मैनपुरी में देवरानी वर्सेस जेठानी के सवाल पर पूर्ण विराम लग गया है। बीजेपी ने अपर्णा को परिवार के दंगल में नहीं उतारा है, मतलब मैनपुरी में अब बहू बनाम बहू की जंग देखने को नहीं मिलेगी। हम जैसे ही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर वाद विवाद करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, इस बीच एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है जो समाज के लिए न सिर्फ काला धब्बा है बल्कि ये सवाल भी खड़े करती है कि कहीं ये धर्म विशेष द्वारा जाल बिछाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं है। लव जिहाद के पीछे की दरिंदगी को हमने सूटकेस में बंद देखा है, नदी तालाबों में लाशों को तैरते देखा है, घर के अंदर पेट्रोल से बेटियों को जलते देखा है, अब एक बार फिर बेटी के शव के टुकड़ों को बंद फ्रिज में देखा है। बस जगह, नाम और तारीख बदली है। किसी भी नजर से देखिए तो नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी। पैटर्न वही है। श्रद्धा ने जिसके लिए घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी और फिर शहर, उसी ने प्यार के बदले केवल धोखा दिया। धोखा ही नहीं बल्कि ऐसी मौत दी और उसके शव के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, ऐसी हैवानियत की जिसे लेकर हर कोई ये सोचने के लिए मजबूर है कि किसी की भी रूह कांप जाए, दिल दहल जाए। और हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं जरा उसे देखिए और समझिए। आफताब ने श्रद्धा को प्यार के जाल में फंसाया, दिल्ली लाकर उसकी हत्या कर दी, शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। मेरठ में शमशाद ने प्रिया से प्यार किया, फिर प्रिया और बेटी की हत्या की, शव को बेडरूम में ही दबा दिया। वहीं मुंबई में इकबाल शेख ने रूपाली से प्यार किया, बुर्का नहीं पहनने पर रूपाली की हत्या कर दी गई। इकबाल ने रूपाली से लव मैरिज की थी। यही नहीं, झारखंड के दुमका में शाहरुख ने अंकिता की हत्या कर दी। वो अंकिता के ही मोहल्ले में रहता था। अंकिता ने शाहरुख का प्यार कबूल नहीं किया तो पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। समाज में जब एक ही पैटर्न पर कोई घटना बार बार घटित होती है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिर क्या कारण है कि अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों में हरियाणा से लेकर झारखंड तक और फिर दिल्ली की घटना में एक ही पैटर्न दिखाई देता है? मतलब खबर नहीं है लेकिन स्क्रिप्ट वही है, प्यार, धोखा और हत्या। और दिल्ली में आफताब के दिल में हैवान था, शैतान था, इश्क तो बिल्कुल नहीं। और इस पूरे हत्याकांड का ब्लूप्रिंट उसने एक वेब सीरीज को देखकर बनाया। ये उस फिल्मी पटकथा का सीन है जिसे देखकर आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। वो 35 टुकड़े गवाही देते हैं कि कैसे एक इंसानी जिस्म में एक दरिंदा घर करता है। श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने से पहले आफताब ने एक पूरी साजिश रची थी। इस साजिश की शुरुआत पुरानी हो सकती है लेकिन इसकी प्लानिंग हुई थी आफताब और श्रद्धा के हिमाचल प्रदेश घूमने के दौरान। दरअसल घटना से पहले आफताब और श्रद्धा हिमाचल प्रदेश गए। यहाँ आफताब को टीवी सीरीज डेक्स्टर और द फैमिली मैन देखकर श्रद्धा का कत्ल और उसके शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का आइडिया आया। इश्क में डूबी श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब ने शव के 35 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को रखने के लिए आफताब ने तिलक इलेक्ट्रॉनिक नाम की दुकान से 300 लीटर की क्षमता वाला फ्रिज खरीदा।
शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखने की वजह थी शव की गंध को फैलने से रोकना। उसने फ्रिज में रखे शव के टुकड़ों को एक एक करके पूरे 18 दिनों तक जंगलों में फेंका। आशिक से हत्यारा बने आफताब ने श्रद्धा की हत्या 18 मई को मुंबई से दिल्ली आने के 3 दिन बाद ही की थी। वो 18 दिन के अंदर श्रद्धा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। श्रद्धा के टुकड़े जंगल में जानवरों का निवाला बन चुके थे और इधर आफताब अपनी दरिंदगी के दागों को धोने में जुट गया। उसने शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद घर को बड़ी ही बारीकी से धोया और फिर लाश की गंध को मिटाने के लिए अगरबत्ती और सेंट का इस्तेमाल किया। श्रद्धा का इश्क टूट चुका था, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और आफताब कामयाबी के ख्वाब देख रहा था। लेकिन उसकी दरिंदगी की दास्तान अब सामने आ चुकी है और एक हंसती खेलती बेटी एक साजिश के चलते अपनी सांसें छोड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस खौफनाक साजिश को रचने के लिए आफताब वेब सीरीज देखा करता था, जिसे देखकर उसने ये पूरी प्लानिंग की। हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों में काटने के लिए वो आरी लेकर आया। शव को रखने के लिए उसने बाकायदा एक बड़ा फ्रिज खरीदा ताकि लाश से दुर्गंध न आए। फर्श साफ करने के लिए वो केमिकल लाया। मर्डर के तरीकों को गूगल पर सर्च भी किया। मतलब उसने इस पूरी प्लानिंग को रचने के लिए वेब सीरीज और इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। एक तरफ प्यार में फना होना था और दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश दिमाग में चल रही थी। कॉल सेंटर कर्मी श्रद्धा और आफताब पूनावाला की प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें अपने प्यार के लिए लड़की ने परिवार और हितैषियों की हर सीख या चेतावनी को ठुकरा दिया। विरोध हुआ तो सबको छोड़ दिया, जबकि प्रेमी ने इश्क के नाम पर उससे फरेब के आवरण से ढकी झूठी मोहब्बत का इजहार किया और 3 साल चली प्रेम कहानी का अंत टुकड़ों में हो गया। इस अंत की शुरुआत में श्रद्धा ने अपने पिता को आफताब के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया था। पिता ने मना किया तो श्रद्धा ने कहा कि वो बालिग है और उसे आफताब के साथ रहने का पूरा अधिकार है। ये कहते हुए श्रद्धा घर छोड़कर चली गई और सोशल मीडिया पर लिख दिया, बाय बाय मुंबई। शायद उसे नहीं पता था कि वो दुनिया को बाय बाय बोलने जा रही है। श्रद्धा और आफताब दिल्ली आए, लेकिन कुछ समय बाद श्रद्धा अचानक गायब हो गई। वो नौकरी से गायब हो गई, सोशल मीडिया से गायब हो गई। यार दोस्त सहेलियों से संपर्क टूट गया, फोन में घंटी जाना भी छूट गया और आफताब आम जिंदगी जीने लगा। वहीं श्रद्धा ने तो अपने पिता को छोड़ दिया था, लेकिन पिता ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था। वो खोज खबर लेते रहे और जैसे ही बेटी की खबर आना बंद हुई, वो सामने आ गए और फिर पुलिस का डंडा चला और 6 महीने से लापता श्रद्धा का शव टुकड़ों में मिला। श्रद्धा ने भले ही अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपने एक दोस्त लक्ष्मण का साथ नहीं छोड़ा था। वो उसे पल पल की खबर दिया करता था। लेकिन जब काफी दिनों तक लक्ष्मण की श्रद्धा से बात नहीं हो सकी, तो उसी ने श्रद्धा के पिता विकास से किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की थी। तो ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के
कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। और अब आफताब को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। उसने पुलिस के सामने हत्या की इस पूरी साजिश का खुलासा किया है। पुलिस को अपने कबूलनामे में उसने बताया है कि अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारना आसान था, लेकिन उसके शरीर से छुटकारा पाना आसान नहीं था। लाश से छुटकारा पाने के लिए इंटरनेट के अलावा टीवी शो डेक्स्टर ने भी उसकी काफी मदद की। उसने सबसे पहले 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। ऐसे में उसने मीट क्लीनर का इस्तेमाल भी किया। मुंह पर कपड़ा बांधता था या फिर मास्क पहनता था। हर रात 2 बजे 1 या 2 टुकड़ों को वो जंगल ले जाकर वहां पर फेंक देता था। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही कुछ शातिर आफताब के साथ भी हुआ। वो अपनी साजिश में सफल हो भी जाता, लेकिन उससे चूक हो गई। आफताब मोबाइल सर्वेलेंस की वजह से फंस गया। वो रोजाना रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच महरौली के जंगलों के पास जाता रहा। एक सीसीटीवी फुटेज में 2 रात तक लगातार कुछ सामान के साथ उसको देखा गया। उसने फ्रिज में शव के टुकड़ों को रखा तो उन्हें डिस्पोज करने के बाद फ्रिज को उस जगह से नहीं हटाया। श्रद्धा के सोशल मीडिया से गायब होते ही आफताब भी सोशल मीडिया से गायब हो गया। आफताब ने दिल्ली में अपने मकान मालिक से तीसरे दिन ही कह दिया कि श्रद्धा अपने घर चली गई, जिससे शक गहराता चला गया। श्रद्धा के पिता के फोन को आफताब लगातार इग्नोर करता रहा। जब मुंबई पुलिस ने आफताब से श्रद्धा के बारे में पूछा तो वो बार बार अपने बयान बदलने लगा। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भी आफताब ने कई बार अपने बयानों को बदला, लेकिन आखिर में कबूल कर लिया। और अब आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाली पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी 20 से ज्यादा बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिनमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, यूक्रेन संकट जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 में शामिल होने वाले देश ग्लोबल जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया की 66% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। G20 समिट का मोटो साफ है कि साथ में स्थिति में सुधार करना है और साथ में ही मजबूत होना है। बाली के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कोरोना महामारी के बाद हालात में सुधार को लेकर अपना पूरा फोकस बना रखा है। हालांकि दुनिया में युद्ध के हालात को लेकर भी चर्चा हो रही है। यहाँ वैश्विक नेता 3 मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं: खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए स्वास्थ्य भागीदारी, और तीसरी बात डिजिटल परिवर्तन। यानी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए स्वास्थ्य पर काफी जोर है कोरोना महामारी के बाद, कैसे इससे निपटना है, और डिजिटल परिवर्तन। इसके साथ ही बदलते क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली दफा ये G20 समिट हो रही है। ऐसे में कोशिश होगी कि इस समिट के जरिए कई मुद्दों का हल निकाला जा सके, जिससे कि रूस यूक्रेन युद्ध और रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो बिगड़ते हुए हालात हैं उन्हें संभाला जा सके। 17वीं G20 समिट भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत करेगा और भारत के लिए ये समिट कई मायनों में खास है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल है। G20 की भारत को अध्यक्षता मिलना ये बहुत ही बड़ी बात है। भारत को दुनिया के समक्ष अपनी सोच और सिद्धांतों को सामने रखने का एक बड़ा मौका मुहैया कराता है। भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर अपने राष्ट्र हित को साधने का ये एक बड़ा अवसर है। भारत दुनिया के सामने अपना दृष्टिकोण रखेगा, जिसको पूरी दुनिया सुनेगी, और इस लिहाज से यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है। G20 शिखर सम्मेलन भारत के पास वैश्विक मुद्दों को, अपनी सोच को दुनिया के समक्ष रखने का एक बड़ा मंच मुहैया कराता है। भारत के पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस मंच के जरिए दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष ग्लासगो में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मामला उठाया था। एक बार फिर से भारत इस मामले को दुनिया के समक्ष उठा सकता है।